आम्हारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित लिखित एक निबंध जिसको कहा जाता है प्रेरणाप्रद निबंध। प्रेरणाप्रद निबंध का मतलब क्या है? जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा का मतलब क्या है? इंस्पिरेशन। प्रेरणा का मतलब क्या है? इंस्पिरेशन। तो ये निबंध को पढ़ के हमें कुछ तो इंस्पिरेशन मिलेगा। अब क्या इंस्पिरेशन है, चलिए देखते हैं। नेता नहीं नागरिक चाहिए। तो इस शीर्षक से क्या लगता है आपको? शीर्षक मतलब टाइटल, हेडिंग। हेडिंग को सुन के आपको क्या लगता है कि हमें नेता नहीं चाहिए, हमें कौन चाहिए? नागरिक चाहिए। नागरिक का मतलब सिटीजन। नागरिक मतलब हम भारत के नागरिक हैं ना, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो हमें क्या चाहिए? नेता नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? नागरिक चाहिए। तो कैसा नागरिक चाहिए? देखिए, नेता नहीं नागरिक चाहिए में लेखक ने सद्य स्वतंत्रता प्राप्त भारत की प्रमुख समस्या पर विचार किया है। सद्य स्वतंत्रता प्राप्त मतलब 200 साल की गुलामी के बाद हमें आजादी मिली है। आजादी के बाद की जो परिस्थितियां हैं, कौन नेता बनेगा, क्या है, कैसे देश को हम चलाएंगे, कैसे हम कानून बनाएंगे, हर चीज पर जो डिस्कशन करने का जो दौर था, उस समय की समस्याओं पर इन्होंने यहाँ पे प्रकाश डाला है। आजादी के बाद प्रायः सभी नेताओं और विद्वानों का एक ही प्रश्न रहा कि समाज बहुत कुरूप और भोंडा हो गया है। खाने वाला भोंडा पकौड़ा नहीं, ठीक है, भोंडा हो गया है। मतलब कहीं से भी कोई लैप्स लास्ट कुछ भी आप बोलिए, इसमें सुधार की जरूरत है। तो ऐसी परिस्थिति में अब सुधार की जरूरत है। तो किंतु सुधार किस प्रकार हो, उसे सुंदर और आकर्षक कैसे बनाया जाए, इस पर विचार करने की किसी की इच्छा नहीं, क्योंकि सभी नेता बनने के इच्छुक तो हैं, पर नागरिक बनने के नहीं। आज के नागरिक, आज के युवा, कल के नागरिक, कल के नेता, जो भी आप मान के चलिए। तो एक अच्छा नागरिक होने से वो एक अच्छा नेता हो सकता है। एक अच्छा नागरिक है जो कि जानता है कि लोगों की परेशानियां क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। जब वो नेता बनेगा तो वो यदि एक नागरिक होकर वो कोई परिस्थिति को झेलता है तो वो समझता है कि इस परिस्थिति में ये परेशानियां होती हैं, इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन मैंने कुछ झेला ही नहीं है, एकदम मैं नागरिक बन गया, नेता बन गया हूँ, कोई कठिनाइयों का सामना मैंने नहीं किया है, क्या मैं अच्छा नागरिक नेता बन सकता हूँ? बन सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। परेशानियां पता होना चाहिए। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि सब तो नेता बनने की इच्छुक तो रखते हैं, लेकिन कोई नागरिक नहीं बनना चाहता है। स्वतंत्रता से पूर्व जिन आत्मचेता व्यक्तियों ने विदेशी साम्राज्य का डटकर सामना किया, अनगिनत यातनाएं सही, आजादी के बाद उन सब के हृदय में नेतृत्व की अदम्य आकांक्षा उत्पन्न हो गई। जो आजादी के संघर्ष के लिए लड़ते रहे, लड़ाई करते रहे, ठीक है, उन सभी के मन में अभी जैसे आजाद हुए, सबके मन में क्या भावना जगी? नेता बनने की इच्छा जगी। वे स्वतंत्र देश में पराधीन भारत की स्थिति से बेहतर स्थिति तो चाहते हैं, आर्थिक सामाजिक विकास के लिए भी चिंतित हैं, किंतु सामान्य नागरिक की तरह देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं स्वतंत्रता से पहले हमारे देश की क्या स्थिति थी, सब कुछ वो जानते हैं, सब कुछ वो बदलना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक आम नागरिक का जो कर्तव्य होता है उसे वो लोग नहीं जानते। लेखक यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि वास्तव में जो भी व्यक्ति समाज में सुधार की आकांक्षी है, उसे चाहिए कि मनुष्य में निहित गुणों का प्रशंसक बने, उन गुणों और मानवीय मूल्यों का प्रचार प्रसार करें। मनुष्य के अंदर के जो गुण होते हैं, जो अच्छाई होती है, उसे पहचानना चाहिए। एक नेता को कैसे होना चाहिए? उसके अंदर अच्छाई होना चाहिए, सबकी भलाई के बारे में वो सोचना चाहिए, है कि नहीं? अभी मैं महाविद्यालय का प्राचार्य हूँ, मेरे अंडर में 10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा फेवरेट कोई एक आदमी है, एक बंदा है, मैं उसके फेवरेट में, उसके सपोर्ट में मैं सारा काम कर रहा हूँ, बाकी लोगों के अगेंस्ट में मैं काम करती रहती हूँ, तो क्या लोग मुझे पसंद करेंगे? नहीं। अब 10 लोग मेरे अंडर में हैं, तो 10 लोगों को मुझे साथ लेके चलना होगा।
यहाँ पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री है, आप दो अलग अलग बेंचेस में बैठे हैं, मेरा पूरा ध्यान हिस्ट्री पर है, मैं पॉलिटिकल साइंस को ध्यान नहीं दे रही हूँ, तो आपको लगेगा कि अरे वो तो उनके सपोर्ट में है, हमें तो वो देखती नहीं है, पसंद नहीं करेंगे। तो एक नेता को ऐसा होना चाहिए कि जितने लोग उनको मानते हैं उन सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। लेखक यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि वास्तव में जो भी व्यक्ति समाज में सुधार का आकांक्षी है, उसे चाहिए कि मनुष्य में निहित गुणों का प्रशंसक बने, उन गुणों और मानवीय मूल्यों का प्रचार प्रसार करें, तभी विश्व सुंदरता में वृद्धि हो सकती है। किंतु विरोधाभास तो यह है कि प्रत्येक देशवासी नेता ही बनना चाहता है। लेखक के लिए चिंता का विषय यह है कि यदि हर आदमी नेता बन गया, हर आदमी भाषण देने की योजनाएं बनाने में ही रुचि लेता रहा, तो हाथ में कुदाल कौन उठाएगा? सब राजा ही बनना चाहते हैं, तो प्रजा कोई तो हो, सब लोग वक्ता बन जाएंगे, सब लोग बोलने लगेंगे। अरे किसी को तो ऑडियंस बना के बिठाओ, कोई तो ऑडियंस हो। हर कोई डॉक्टर बन गया, रोगी तो कोई हो ताकि डॉक्टर अपना काम कर सके। सोचने वाली बात है, हर आदमी हर चीज हर काम नहीं कर सकता है। जिसके लिए जो आदमी होता है उस आदमी को वही काम करना है कि नहीं? हर आदमी नेता बनेंगे तो फिर नागरिक कौन होगा? हर आदमी नागरिक बन गया तो नेता कौन बनेगा? वाइस वर्सा, ठीक है। हथौड़े उठाकर निर्माण कौन करेगा? नागरिकों के लिए फसल कौन उगाएगा? दफ्तरों, संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम कौन करेगा? यह पहचानना आवश्यक है कि बड़ी कीमत चुकाकर पाई आजादी नागरिक के लिए अनमोल है। तो इसकी पहचान होना जरूरी है कि हमने आजादी को ऐसे ही नहीं पाया है। कितने खून बहा दिए हैं, कितने लोगों ने आत्म बलिदान कर दिया है, कितने लोगों की जान आहुति पर चढ़ गई है, कितने संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली है। हम अंडमान की धरती पर हैं, आप सभी जानते हैं कि अंडमान का स्वतंत्रता संघर्ष में क्या भूमिका रही है। तो ऐसे में आजादी कैसे मिली है उसे समझना हमें बहुत जरूरी है, बहुत अनमोल है वो। अतः अब देश समृद्ध बनाने के लिए कर्मठता की आवश्यकता है, न कि केवल भाषणों की। सिर्फ भाषण झाड़ना नहीं है, बल्कि जमीन पर उतर के काम करना है, फील्ड वर्क करना है। यहाँ बैठे बैठे मैं अपना एक 4 ऑर्डर में डाल रही हूँ, ये करने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है, किससे मैं काम करवाऊंगी? काम करने के लिए भी तो लोग चाहिए, तो करवाने वाला कैसे हो? काम करना जानता, करवाना जानता, ठीक है। तो नेता को कैसे होना चाहिए? नेता को काम करवाने की जो कला है वो आना चाहिए, तभी वो एक अच्छा नेता है, अच्छे नेता है। नेता बनने के आकांक्षी प्रत्येक युवक को लेखक यही संदेश देना चाहता है कि कर्म का कोई विकल्प नहीं होता। कर्म से हम बच ही नहीं सकते हैं, कर्म करना ही है, काम करना ही है। काम के बदले में कोई विकल्प है क्या? विकल्प मतलब कोई ऑप्शन, काम नहीं करना है भाई, कोई ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है नहीं है। कर्म के बदले में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दिनकर जी ने विषय और वर्णन के अनुरूप सामंजस्य मूलक शब्दावली का भी प्रयोग किया है। तो बहुत सुंदर शब्दों के माध्यम से लेखक ने इस प्रेरणाप्रद निबंध को लिखा है। तो चलिए अभी हम निबंध को देखते हैं। सन 1920-21 के जमाने में एक विज्ञापन पढ़ा था। 1920-21 में मैंने एक विज्ञापन पढ़ा था। लेखक लिखते हैं, मैं नहीं। एक विज्ञापन पढ़ा था, क्या लिखा था? क्या आप स्वराज्य चाहते हैं तो लेक्चर देना सीखिए। क्या लिखा हुआ था? क्या आप स्वराज्य चाहते हैं? स्वराज्य मतलब आजाद देश यदि आप चाहते हैं तो लेक्चर देना सीखिए। लेक्चर का मतलब क्या है? जो घंटों बोलते हैं, ठीक है। घंटों बोलना भी बहुत बड़ी कला है, हर आदमी घंटों नहीं बोल सकता। आप लोगों को बुलाया जाए यहाँ पे 5 मिनट में थर-थर कांपेंगे, तो घंटों बोलना बड़ी बात है। यदि आपको स्वराज्य चाहिए तो आपको क्या सीखना है?
लेक्चर देना आपको सीखना है। इश्तहार छपवाने वाला कोई पुस्तक विक्रेता था जो इस विज्ञापन के जरिए अपनी किसी किताब की बिक्री बढ़ाना चाहता था और संभवतः किताबों में नेताओं के भाषणों का ही संकलन भी था। तो इस एडवर्टाइजमेंट को किसने दिया था? कोई एक किताब प्रकाशन की कंपनी थी जो अपनी किताब को बेचना चाहता था, जिसमें लोगों का भाषण छपा हुआ था। ठीक है, लंबे लंबे भाषण जिसमें छपा हुआ है। तब से इस देश में व्याख्यानों की ऐसी झड़ी रही है जैसी झड़ी अब मेघों की भी नहीं लगती। ये छपने के बाद लोग भाषण देने में उस्ताद होने लग गए, क्योंकि हर आदमी को उस किताब में अपने भाषण को छपवाना है। ठीक है, उस्ताद हो गए। ऐसे भाषणों की झड़ी लगी जैसे मेघों की भी नहीं लगती। मेघ मतलब बादल। तो बादल जब काले घने बादल होते हैं, कितना घना बादल होता है, तो बादल भी उतने घने नहीं थे जितने कि यहाँ पे भाषणों के घनत्व था। ठीक है, पिछले 30 वर्षों से अपने देश में व्याख्यान लगातार बरसते रहे हैं और उनकी वृद्धि करने वाले नेताओं की तादाद भी बेशुमार रही है। तो क्या है? नेताओं की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ने लगी है, जो कि इधर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, उधर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। सब भाषणों की यहाँ पे भरमार हुई है। आजादी की लड़ाई के दिनों में देश के सामने ले देकर एक सवाल था कि विदेशी शासन कैसे हटाया जाए। तो जब तक हमें नहीं थी, हमारे मन में एक ही सवाल था कि कैसे हम आजाद हो, कैसे हम आजादी को पाएं। मगर यह सवाल जरा टेढ़ा पड़ता था, क्योंकि हुकूमत से लड़ने का अर्थ अपनी जान और माल का संकट को आमंत्रित करना था। इसलिए जो लोग भी अपनी थोड़ी या बहुत कुर्बानी देने के लिए आगे आए, उन्हें जनता ने नेता कहकर पुकार दिया। लेकिन ये काम आसान नहीं था। थोड़े बहुत लोग जो आगे आए इस काम के लिए, संघर्ष के लिए, लोगों ने उनको क्या कहा? नेता कहा। जनता के पास और था ही क्या जिसे लेकर वह कुर्बानी की इज्जत करती। लेकिन आजादी के बाद जब देश के सारे काम नेताओं के हाथ में आ गए, तब उन्हें पता चला कि अभी तक इस देश में नेता ही पैदा किए हैं, नागरिक नहीं। जब भारत आजाद हो गया, सारा कुछ सब कुछ नेताओं के हाथ में आ गया, तब लोगों को ये लगने लगा कि इस देश में हर आदमी नेता है, इस देश ने सिर्फ नेताओं को जन्म दिया है, यहाँ पे कोई नागरिक नहीं है। व्याख्यान सुनते इस देश ने व्याख्यान देने की आदत डाल ली है। जहां तक व्याख्यान के मजमून पर अमल करने का सवाल है, वह परिपाटी स्वतंत्रता के आगमन के साथ ही समाप्त हो गई। व्याख्यान देना बड़ी बात नहीं है। हम व्याख्यान देते हैं, हम लेक्चर देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मंच पर खड़े होकर आह्वान करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अमल करने पर क्या वो अमल करते हैं? कोई नहीं। प्रैक्टिकली वो नहीं होता है। सिर्फ वो बातें बातों पर रह जाती है, बातों तक ही रह जाती है और कागज पर लिखी जाती है। कोई प्रैक्टिकली फील्ड वर्क कुछ भी नहीं है। अब वहाँ के लोग कर्म को कम, वाणी को अधिक महत्व देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? मोबाइल गिराना देना नींद में नहीं रहे। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि लोग कर्म करना भूल जाते हैं, काम करना भूल जाते हैं। नहीं, मैंने इसलिए बोला कि ताकि आप लोग जो सो रहे हैं वहां पे पीछे, तो बीच बीच में थोड़ी सी हंसी मजाक भी चलना चाहिए ना। हाँ, नहीं तो फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। वैसे भी लेसन बोरिंग है। हाँ, है कि वह दूसरों को कुछ उपदेश दे, मगर खुद किसी भी उपदेश पर अमल करने को तैयार नहीं। हर किसी का क्या उद्देश्य है कि किसी को उपदेश देते रहे, एडवाइस। मुफ्त में किसी को एडवाइस ही नहीं देना चाहिए। मुफ्त में नहीं, पैसा लेकर भी किसी को एडवाइस नहीं देना चाहिए। ठीक है, सबको नीचे गिरने से चोट लगती है, लगना भी चाहिए। जब चोट लगती है तो दर्द का महसूस होता है। इसी तरह लाइफ में भी जब कोई आप किसी को एडवाइस देते हैं तो उस एडवाइस का वैल्यू नहीं रहता है। कभी कभी
बहुत कम, आजकल के बच्चे तो बिल्कुल एडवाइस चाहते ही नहीं है। तो मुफ्त में किसी को एडवाइस नहीं देना है, उपदेश नहीं देना है लोग। लेकिन लोग क्या चाहते हैं? उपदेश देना चाहते हैं, नारेबाजी करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते। ठीक है, मगर खुद किसी भी उपदेश पर अमल करने को तैयार नहीं है। यूं देश के नवनिर्माण के ज्यादा काम ठप पड़े हुए हैं। इसीलिए अब आज़ादी मिल गई है, बहुत सारा काम करना है, लेकिन अब कौन करे, कहाँ से शुरुआत करें, डिसीजन मेकर कौन है, सब असमंजस में है। तो इसलिए सारा जो काम है, नवनिर्माण का जो काम है, एकदम ठप पड़ा हुआ है। क्योंकि जो सचमुच देश के नेता हैं वे काम करना नहीं जानते, और जो काम करना जानते हैं उन्हें हाथ पांव हिलाने की अपेक्षा जीभ की कैंची चलाने में ही अधिक आनंद आता है। जो सचमुच के नेता हैं, अच्छे नेता हैं, वो काम करना नहीं जानते, और जो काम जानते हैं वो ज्यादातर काम करना बंद करके उपदेश बांझने का काम करते हैं। तो उनकी जीभ कैसे चलती है? कैंची की तरह, खच 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 खच। ठीक है, नेता बनने की धुन का यह पहला अवसर है जिसे हिंदुस्तान आज बुरी तरह भोग रहा है। तो आजादी तक किसी को कुछ पता नहीं चला, सब एक साथ चलते थे, संघर्ष में भी सब एक साथ, कोई किसी के ऊपर कोई स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं, मतलब किसी को देख के जलना नहीं, कुछ नहीं था, सब मिलके काम करते थे जब आज़ादी नहीं मिली थी। लेकिन एक बार जब आज़ादी मिल गई तो सबको अपने अपने नेता बनने की जो आइडियाज़ है वो सबके मन में आ गया, नेता बनना है। तो ये आज भी हम उसका जो असर है उसे बुरी तरह से हम लोग अभी भोग रहे हैं। फिर भी यह सच है कि देश के नेता, देश के शिक्षा विशेषज्ञ और बच्चों के माता पिता सभी चाहते हैं कि स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले हमारे सभी बच्चे और नौजवान किसी न किसी क्षेत्र में नेता बनने की तैयारी करें। सब चाहते हैं, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चा लीडर बने, है कि नहीं, कि मेरा बच्चा सबसे टॉप मार्क लेके पास हो। हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा 99.99 या 110% लेके पास हो। संभव है? हम लोग आज मार्क्स के बलबूते पर एजुकेशन हमारा हमने खड़ा किया। पहले एक जमाना था जब 75% को डिस्टिंक्शन कहा जाता था, 75% मिलना मुश्किल था, लेकिन आज 99.99 में कंपटीशन आके रुका हुआ है 0.1%, 2% में। लैंग्वेज में भी 100 मार्क्स मिल जाते हैं। पता नहीं बच्चे क्या कोई गलती नहीं करते हैं, कहीं कोई मात्राओं का दोष नहीं रहता है। लैंग्वेज में कैसे 100 आउट ऑफ 100 मिलता है? पहले तो सिर्फ मैथ्स में मिलता था, कभी कभी साइंस में मिल जाता था, बाकी कोई सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं मिलते थे। लेकिन आज हम मार्क्स के बल पर हमारा एजुकेशन खड़ा हुआ है। पेरेंट्स चाहते हैं, शिक्षा विशेषज्ञ चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हर कोई नेता बने, हर कोई लीडर बने, हर कोई टॉप लेवल पे रहे। लेकिन उस हिसाब से काम भी तो जानना चाहिए, काम भी तो करना चाहिए। एक नेता होता है, उसको चाहिए, अभी एक हमारा आरिफ है जो सारा कल्चरल कोई भी प्रोग्राम करता है, ऑर्गेनाइज करता है, घूमते रहता है, फिरते रहता है, भले वो नेता बने नहीं बने, लेकिन वो बकायदा काम करता है कि नहीं? आरिफ शायद इलेक्शन में भी खड़ा था, नहीं खड़ा था, मुझे नहीं बता, आप बता पाओगी, लेकिन वो काम बढ़िया करता है, सबको जोड़ता है, सबके पास जाता है, सबसे बात करता है, कोई भी काम बोलो हाजिरी जवाब, हाँ मैडम, ठीक है मैडम, ओके मैडम, यस मैडम, मैं कर दूंगा मैडम। ये एक नेता का क्वालिटी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप प्रेसिडेंट बनकर ही काम करो, जरूरी नहीं है आप वाइस प्रेसिडेंट बनकर ही काम करो, लेकिन कुछ काम करने के लिए कुछ आपको, पिछले लेसन में हमने पढ़ा था, कुछ आपको क्या चाहिए? पोजीशन चाहिए। पोजीशन होगी तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। मैंने भी कहा था कि मैं टीचर हूँ, मुझे वो परमिशन मिला है आपके क्लास में आके पढ़ाने का, इसीलिए मैं आके आपको पढ़ा
पा रही हूँ, मैं अपना कर्तव्य निभा पा रही हूँ। तो कुछ पोजीशन चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पोजीशन होने से ही काम करना है। काम कभी भी हम कर सकते हैं यदि काम करने का जज्बा हो, ठीक है। तो आरिफ अच्छा लगता है मुझे, इस कैटेगरी का लड़का है कि वो हर काम में अपना भागीदारी निभाता है। लेकिन क्या किसी ने यह भी कभी सोचा है कि अगर सारा समाज नेता बनने की तैयारी में लग जाए तो नेताओं के पीछे चलने वाले लोग कौन रह जाएंगे? हर कोई महात्मा गांधी बनेंगे तो गांधी के पीछे लाखों करोड़ों लोग चल गए। जब दांडी मार्च उन्होंने किया था, तो यदि हर कोई गांधी बन जाएंगे तो गांधी के पीछे चलने वाले कौन होंगे? कोई तो फॉलोअर्स चाहिए। और क्या नेताओं से भरा हुआ देश कोई अच्छा देश होता है? कल्पना कीजिए कि देश का एक एक आदमी जवाहरलाल नेहरू हो गया, तो फिर यहाँ का आदमी सोचेगा, योजना बनाएगा और बहस करेगा, लेकिन तब इन 35 करोड़ जवाहरलालों को भोजन कौन देगा? जितना पॉपुलेशन हमारा है, हर कोई हम लोग जवाहरलाल नेहरू बन गए, हर कोई राजीव गांधी बन गए, हर कोई नरेंद्र मोदी बन गए, तो कैसे? खाना तो खिलाने के लिए कोई तो चाहिए, किसान चाहिए, जूते बनाने के लिए चाहिए, कपड़ा बनाने के लिए चाहिए, है कि नहीं? हम लोग नेता बन गए, हम काम नहीं करेंगे ना, क्योंकि हम लोग नेताओं का काम करेंगे, दूसरे तीसरे काम तो नहीं करेंगे। तो ये सब सोचने वाली बातें हैं। और मुश्किल तो यह है कि उनकी मोटरें कौन चलाएगा? वो तो ठाट भाट से जाना चाहेंगे ना। गाड़ी चाहिए, नेता बन गए तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी चलाने का ड्राइवर कहाँ से आएगा? ड्राइवर भी नेता बन गया है। तो सोचने वाली बात। कठिनाई सिर्फ इतनी ही है कि जवाहरलाल कुदाल नहीं चला सकता, हथौड़े नहीं उठा सकता, और ज्यादातर वह अपनी मोटर भी आप नहीं हाँकता। तो नेता बन जाते हैं तो इसका सबके लिए उनको कोई है करके आवाज देने से 4 नौकर वहां से भाग के आएंगे नेताओं के घरों में। काम क्या है? ग्लास को उठा के वहां रखना है। चाय पी के जो ग्लास यहाँ रखा है उसको उठा के वहां रखना है। इसके लिए 4 नौकर भाग के आएंगे, ठीक है। लेकिन ये आदमी खुद उठा के वहां नहीं रखेगा। ये हाल है। बड़ों की बात सुनो, उनकी नकल मत करो। यह कहावत किसी भारी अक्लमंद ने कही होगी, लेकिन अब तो बड़ा और छोटा यह भेद सुनते ही लोगों को गुस्सा आ जाता है। जिस जमाने का एक ही नारा हो कि सब लोग समान हैं, उस जमाने में 1 या 10 को बड़ा और बाकी को छोटा बताना तंग नजरी नहीं तो और क्या है? अरे हम कहते हैं सब समान है। जब सब समान है तो इसमें बड़े छोटे की बात कहां से आ गई? ऐसी सोच हम लोगों की हो गई है, ठीक है। बड़े छोटे ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए सब बराबर है। इसीलिए बड़ों की बात सुनो, उनकी नकल मत करो। ऐसी कहावतों का कोई आज के ज़माने में, आज के संदर्भ में कोई मोल नहीं है। हर आदमी सिर्फ बराबरी के सिद्धांत पर आगे बढ़ने को अधीर है। नतीजा यह है कि जो जहाँ है वह वहीं कूद रहा है, वह वहीं जल रहा है। हर एक को शिकायत है कि उसकी वाजिब जगह उसको नहीं मिली है, उसको जो मिलना चाहिए वो जगह नहीं मिला। हर आदमी को शिकायत। मैंने सोचा ट्रेन में, बस में भारी भीड़ है, एक आदमी भागते भागते चलता है, ठीक है। बोलता है अरे थोड़ी सी जगह दे दो, थोड़ी सी, बस एक पैर में रखूं, थोड़ी सी जगह दे दो, ठीक है। थोड़ी सी जगह उसको मिल गई, चढ़ गया। थोड़ा सरकाओ ना, थोड़ा हाथ सरका दिया, पकड़ लिया। अब धीरे धीरे बोलता है थोड़ा हटो ना, दूसरा पैर तो मैं रखूं, ठीक से खड़ा तो हो पाऊं। फिर वो दूसरा पैर भी रख देता है। धीरे धीरे हटाते सरकाते वो क्या करता है? अंदर की तरफ घुस जाता है। अंदर आने के बाद कोई उतरता है, जगह सीट खाली हो जाती है, खिड़की सीट मिल जाती है, तो वो बैठ जाता है। अब कोई दूसरा आदमी बस को रोकने के लिए थोड़ी सी जगह दो करके बोलता है, तो वो आदमी क्या बोलता है? अरे जाओ ना कंडक्टर, तुमको कोई दूसरा काम नहीं है? हाँ, क्यों रोकते हो इधर उधर? लेट हो रहा है, हमको देरी हो रही है, चलो क्यों रोकते हो गाड़ी? लेकिन तुम कैसे आए थे वहां तक हम भूल जाते हैं, क्योंकि अब आराम का सीट मिल गया है।
ये हमारे देश की हालत है। अब वो वहां पे जाके वो क्या बन गया, उस पोजीशन में जाके जहां कुर्सी मिल गई उसको, वहां जाके वो क्या बन गया, अपने आप में एक नेता बन गया वो। ये तो एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ, उदाहरण के लिए बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा हमेशा होता है। अब बड़े बड़े बसों में, मतलब शहर के बसों में आप चढ़कर देखिए, आपको पता चलेगा ऐसे लोग आपको एक दो मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। वो नहीं सोचते हैं कि अरे मैं भी तो उसी हालत से गुजरते हुए वहां तक पहुंच पाया हूँ, नहीं सोचते। जब आरामदायी जीवन मिल जाता है तो हम भूल जाते हैं कि हमें वो आरामदायी जीवन कहाँ से और कैसे मिला है, कितनी ठोकरें खाकर हम वहां तक पहुंच पाए हैं। ये सब सोचने वाली बातें हैं। अपने अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से आप जो भी बातें मैं बोलती हूँ वहां पे आप उन चीजों को फिट कर लीजिए, ठीक है। उसे जिस पद पर होना चाहिए उस पर कोई और बैठ गया है जो निश्चित रूप से उससे छोटा और कमजोर है। हमेशा हम बोलते हैं मुझे प्रोफेसर बनना था, मुझे हेड बनना था। देखो उसको नौकरी मिल गई, कंपटीशन में दो लोग थे, ठीक है, दोनों बराबर के थे, लेकिन उसको नौकरी मिल गई। हम जानते हैं कि वो काबिलियत इंसान था, उसकी काबिलियत पर उसको नौकरी मिली, उसके बावजूद हम बाहर जाके क्या बोलेंगे, अरे खिलाया होगा किसी को, अरे पिलाया होगा किसी को, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? जरूर बोलेंगे, क्योंकि हमेशा हम दूसरों के पीठ को देखते हैं, अपने अंतर्मन में कभी नहीं झांकते हैं। तुमको नौकरी नहीं मिली है, शायद हो सकता है कुछ कमी हो, लेकिन हम वो कमियों को नहीं देखते हैं। हम क्या सोचते हैं, देखो वो आ गई इसलिए मुझे नहीं मिला, देखो वो आ गया तो काबिल भी नहीं था उसको मिल गया। ये सब इस तरह की सोच गलत है। एक बात को आप गांठ बांध लीजिए, जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, जो आपका नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोशिश नहीं करेंगे। नागा क्या कर रहे हो, आपको कोशिश करते रहना चाहिए, हार कभी नहीं मानना चाहिए। आप सही कोशिश करेंगे, जो आपको मिलना है वो आपको मिलकर ही रहेगा। समझ गए? इसीलिए कोशिश अपनी जगह पे। पहले मैं भी जब कम उम्र की थी, अभी तो 40 प्लस 45 की हो गई हूँ, जब 23-25 की थी तो मैं सोचती थी, एक रामचंद्र शुक्ल हमारे हिंदी के बड़े विद्वान थे, उनका एक लेख है, उसमें उन्होंने लिखा है कि कर्म करो फल की कामना मत करो। मतलब अपना काम करते रहो, कि काम करने से मुझे ये फल मिलेगा वो फल मिलेगा मत सोचो, ठीक है। तब मैं कहती थी, जब मैं पढ़ाती थी बच्चों को तो कहती थी ऐसे कैसे हो सकता है, बिना फल की कामना करे कैसे हम कर्म करेंगे भाई। अरे आज मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ते में 10 रुपये मिले तो मैं जाऊंगी उस रास्ते से। आज मैं काम कर रही हूँ, मुझे फल मिल रहा है तो मैं वो काम करूंगी, नहीं तो क्यों करूंगी मैं। ऐसी सोच मेरी भी थी, लेकिन धीरे 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 हालात ऐसे हुए, कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए, कुछ मेरे जिंदगी के ऐसे अनुभव हुए कि मैं इस निश्चय पर पहुंच गई कि फल की कामना मत करो, आप अपना कर्म करो। तो आज मैं रामचंद्र शुक्ल की बातों को मैं पूरी तरह से मानती हूँ। उस समय मैंने अपने क्लास में कहा था, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, शुक्ल जी की बातों को मैं नहीं मानूंगी, ऐसा मैंने कहा था। लेकिन अभी मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं, आप अपना काम करते जाओ, ईमानदारी से करो, आपको जो फल मिलना है वो आपको मिलेगा। तो मुझे ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, नहीं। अभी 3 साल पढ़ने से आपको डिग्री मिलेगी, लेकिन डिग्री के लिए पढ़ाई नहीं। डिग्री मिलेगी लेकिन डिग्री के लिए पढ़ाई नहीं, पढ़ाई ज्ञानवर्धन के लिए, अपने क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए,
अपने आईक्यू लेवल को डेवलप करने के लिए आपकी पढ़ाई, डिग्री आपको मिलेगी, लेकिन मुझे डिग्री मिलेगी सोच के पढ़ाई, सही बात नहीं है। इसीलिए कर्म करो, फल की कामना मत करो। हर आदमी सिर्फ बराबरी के सिद्धांत पर आगे बढ़ने को अधीर है। नतीजा यह है कि जो जहां है वह वहीं कुड़ रहा है, वह वहीं जल रहा है। एक को शिकायत है कि उसकी वाजिब जगह उसको नहीं मिली है, उसे जिस पद पर होना चाहिए उस पर कोई और बैठ गया है जो निश्चित रूप से उससे छोटा और कमजोर है। अखबारों के सहायक संपादक अपने प्रधान संपादक से जल रहे हैं। मिल का छोटा मैनेजर बड़े मैनेजर के खिलाफ है। राजनीतिक दलों के भीतर जो द्वेष का धुआं छूट रहा है उसका भी कारण यह है कि आगे के नेता को पीछे ढकेल कर कोई दूसरा आदमी उनकी जगह ले लेना चाहता है। ये सब हमारे जीवन में आज भी हो रहा है। आज़ादी पाकर 75 साल हो गए, लेकिन आज भी ये सारी चीज़ें हम अपने सोसाइटी में, अपने जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे हम पढ़ते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं 4 लोगों के साथ, वहाँ पे सारे मुकाबले आप देख सकते हैं। हम हर आदमी को, हम ये नहीं सोचते हैं कि उसके अभी यहाँ पे कोई आदमी जा रहा है, मेरे आगे जा रहा है, मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा अपना कदम बढ़ा के, थोड़ा तेज रफ्तार करके, कुछ कोशिश करके मैं उसके समकक्ष में पहुँचूँ और उससे आगे मैं निकलूँ। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ ना। मैं क्या करती हूँ, मुझे भी इसी रास्ते से ही चलना है, जाके एक धक्का उसको लगा के, उसको गिरा के मुझे आगे जाना है। गलत एटीट्यूड, गलत थिंकिंग, गलत सोच, इसी सोच के साथ हम में से बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग इसी सोच को पालकर अपना जीवन बिताते हैं। सब लोग आपस में बराबर हैं, इस बात का लोगों ने गलत अर्थ लिया है। इसका मामूली अर्थ यह है कि सबको विकास का समान अवसर मिलना चाहिए, यह नहीं कि अवसर की प्रतीक्षा किए बिना जो जहां चाहे वहां इच्छा मात्र से पहुंच जाए। सब समान है, इसका मतलब ये है कि विकास की दृष्टि से कोई एससी नहीं, कोई एसटी नहीं, कोई कुछ नहीं, सबको एक समान, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, सबको रहने के लिए घर होना चाहिए, सबको नौकरी मिलनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। लेकिन हम लोग उसको बिल्कुल उल्टे अर्थ में उसको लेकर चलते हैं। अवसर कोई ऐसी चीज नहीं है जो रोटी दाल की तरह सबके सामने परोसा जा सके। उसे पाने के लिए अपने गुणों का विकास करना होता है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अवसर मतलब आपको जो मौका मिल रहा है उसे अवसर कहते हैं। अवसर ऐसा कोई चीज नहीं है जो कि आपको बिठाकर आपको थाली में, आपकी थाली में परोसा जाए। आपको अपने गुणों से, अपने काम से, अपने मेहनत के बल पर उसको कमाना पड़ता है। ठीक है। उसे पाने के लिए अपने गुणों का विकास करना होता है। तत्परता, मुस्तैदी और धीरता भी सीखनी होती है और उम्र तथा अनुभवों का भी इंतजार करना पड़ता है। मगर नेतागिरी का चस्का लग जाने के कारण लोगों की लियाकत घट गई है और जिस जगह पर आदमी धीरे धीरे और बड़ी कोशिशों के बाद पहुंचता है, उस जगह पर अब लोग छलांग मारकर पहुंच जाना चाहते हैं। पहले बड़ी मुश्किल से लोग एक जगह पे पहुंचते थे, आजकल लोग बड़े आराम से किसी को दबाकर, किसी को रिश्वत देकर, किसी के थ्रू उस जगह पर पहुंचना चाहते हैं। शॉर्टकट, हर चीज में हम क्या यूज करते हैं? शॉर्टकट। यहाँ तक कि लैंग्वेज भी आजकल शॉर्टकट हो गया है। बहुत गहरी नींद आ रही है भाई 2 लोगों को। लंच के बाद के पीरियड का टीचर थी या तो हमें ऐसे हर आदमी जो है नेता बनना चाहता है, लेकिन हमें नेता बन के क्या करना है? नागरिक चाहिए। ठीक है। तो कोई अच्छा नागरिक नहीं है। हर आदमी नेता ही बनना चाहते हैं, हर आदमी भाषण देना चाहते हैं। हर आदमी भाषण देंगे तो सुनने वाले भी तो चाहिए। हर आदमी जवाहरलाल नेहरू बनेंगे तो जवाहरलाल नेहरू की गाड़ी कौन चलाएगा? खेती में काम कौन करेगा? खेत पे काम कौन करेगा? तो इसीलिए नागरिक भी चाहिए, हमें एक अच्छे नेता भी चाहिए। ये नहीं कि हर कोई नेता ही बने। मगर जो लोग छलांग मारकर आगे बढ़ना चाहते हैं उसका कारण क्या है? कुछ तो यह कि कभी कभी दूसरों को उन्होंने छलांगे मारकर आगे बढ़ते देखा है। एक काम तो ये हो सकता है कि उसको आउट ऑफ द वे कोई जाके अपना काम करवा लिया है, आपने उसको होते हुए देखा है,
तो आपको भी लगता है कि मैं भी वैसे छलांग मार के आगे जा सकता हूँ, उसी रास्ते पर चल के मैं भी अपना मुकाम हासिल कर सकता हूँ। तो किसी को करते हुए आपने देखा है कि नहीं? तभी तो आपको पता चला है कि ऐसे भी किया जा सकता है। और अधिकतर यह है कि वह काम करना नहीं, हुक्म चलाना चाहते हैं। वे मानते हैं कि जिंदगी का असली मजा मेहनत करने में नहीं, अपने मातहतों को हिदायत भेजने में है। वे इस बात को भूल जाते हैं हिदायत भेजने की योग्यता काम करने से आती है। हम किसी को सलाह कब दे सकते हैं, किसी को एडवाइस हम कब दे सकते हैं? जब उस लायक हम हो। तो जब मैं ही लायक नहीं हूँ तो मैं आपको क्या सलाह दूंगी, आपको क्या एडवाइस दूंगी? तो कथनी और करनी हम लोग का अलग अलग नहीं होना चाहिए। जो मैं कह रही हूँ उसे मुझे पहले फॉलो करना है। मैं जब फॉलो करते हुए जाऊंगी, लोग मुझे देख के मेरे पीछे आएंगे, ठीक है? ये नहीं कि मैं ढिंडोरा लेके ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो करके, नहीं, पहले मुझे करके दिखाना है। जब हम उस रास्ते पर चलेंगे, हमें देखकर लोग अपने आप उस रास्ते पर चलने लगेंगे। इसीलिए अच्छाई का रास्ता हमेशा चलना चाहिए। और हिदायत भेजने का काम इतना आसान भी नहीं है कि उसे जो भी चाहे पूरा कर दे। योजना बनाने और आदेश भेजने की सही जिम्मेदारी को वही निभा सकता है जो उन सभी कामों का अनुभव प्राप्त कर चुका है, जिनकी देखरेख का भार अब उसे सौंपा गया है। इसलिए जो आदमी अनुभव के दौर से होकर गुजरने से इनकार करता है और मेहनत से भागकर आराम की जगह पर पहुंचने के लिए बेचैन है, उसकी यह बेचैनी ही इस बात का सबूत है कि वह अपने संगठन का अच्छा नेता नहीं बन सकता। यदि कोई कुछ नहीं मिल रहा है और वो बेचैन हो जाता है तो वो अच्छा नेता नहीं है। आप अपना काम करो, फल आपको मिलेगा, ठीक है? जिसके चरित्र में धीरता नहीं, धीरता मतलब क्या है? धैर्य, हिम्मत, लड़ने की हिम्मत नहीं, सिर्फ शारीरिक हिम्मत नहीं, मानसिक रूप से भी हिम्मत होनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। उससे बड़े दायित्व के योग्यता पूर्वक निर्वाह की आशा नहीं की जा सकती। चूंकि कुछ अधीर लोग भी संगठन के नेता बन गए हैं, इससे अधीरता नेतृत्व का गुण नहीं बन जाती। तो धीरता बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे अधीर लोग जिनके अंदर धीरता नहीं है, वो लोग भी नेता बन गए हैं, जो कि संगठन के लिए एक अच्छा लक्षण नहीं है। उल्टे इन तथाकथित नेताओं के आचरण से यही शिक्षा निकलती है कि जो समय से पूर्व नेता बन जाने को बेचैन है, उसे नेता की जगह पर कभी भी मत आने दो। जो अपने हैसियत से ऊपर नेता बनना चाहते हैं, उनको कभी वो बनने मत दो। नेता का पद आराम की जगह है, इससे बढ़कर दूसरा भ्रम भी नहीं हो सकता। सबको क्या लगता है कि मैं लीडर बन जाऊंगा तो मैं आराम से बैठूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लीडर के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती है। ऐसा नहीं कि हम लीडर बन गए, बाकी लोगों से हम काम करवा लेंगे। खैर, काम करवाने की क्षमता भी तो आपके अंदर होनी चाहिए। किसी से कोई काम करवाने के लिए आपको पहले वो काम कैसे करना है उसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी जाके वो काम करवा सकते हैं, है ना? अंग्रेजी में एक कहावत है कि किरीट पाने वाला मस्तक बराबर चक्कर में रहता है। किरीट पाने वाला मस्तक बराबर चक्कर में रहता है। किसी को मान लो आप थोड़ा भी बहुत बोल दो कि नहीं आप बहुत अच्छा आप करते हैं, तो उस दिन पूरा हमको बहुत खुशी होती। कोई तारीफ करेंगे तो सच में खुशी होती है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सामने वाले तारीफ नहीं करते हैं, उल्टा आपको डांटते हैं, तब हमें बहुत दुख होता है, उसको हम एकदम नेगेटिवली ले लेते हैं। लेकिन बाद में जाकर आपको पता चलता है कि जो पीठ थपथपा के आपको हाँ आपने बहुत अच्छा किया जो बोलेंगे, वो असल में आपको दबा देते। लेकिन वो बंदा जो आपको डांटता है, वो आपकी भलाई के लिए डांटता था। ये बात आपको कब पता चलेगी? जब आप जीवन में कभी हम जैसे कोई बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे, पीछे पलटकर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वो आदमी बार बार आपको डांटता था।
वांटेडली डांटना अलग है, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपके कोई गुरु के स्थान में कोई है, आपको कोई रास्ता दिखा रहा है, आप कहीं काम करने के लिए जाते हैं, वहां का ओनर है जो कि आपको कभी गुस्से में भी कुछ डांटता है, हो सकता है वो आपको काम सिखाने के लिए हो ताकि आप सीख जाए, ठीक है। तो इसीलिए हमें तय करना है कि कौन किस तरह की सोच लेके डांट रहे। कभी जरूरी नहीं कि हर बार आपका पेट थपथपा के आपकी तारीफ करते रहे। यदि तारीफ ही करते हैं तो हमारा विकास बंद हो जाएगा, विकास वहीं पे रुक जाएगी। यदि आपको आगे बढ़ने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए आपकी कमियों को कोई दिखाते हैं तो मान के चलिए उस चीज को आपको पॉजिटिवली लेना है। मैंने ऐसे ही लिया, हमारे सर थे प्रोफेसर दिलीप सिंह, जब मैं लिख के लेके जाती थी उनके पास, उनके अंडर मैंने पीएचडी भी किया है, लेकिन उससे पहले मैं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में दूर शिक्षा निदेशालय में डिस्टेंस एजुकेशन में मैंने 7 साल काम किया, 2005 से 2011 तक, यहाँ आने तक, पोर्ट ब्लेयर आने तक। तो मेरी तो हिंदी बहुत अशुद्ध थी पहले, क्योंकि मेरे घर में ही कोई हिंदी बोलने वाले, आप उसको कट करो, से निकली हुई तैयार चीजें ही आती हैं, नेताओं के हस्ताक्षरों से भूषित कागज के पुर्जे नहीं, और कागज के इन निर्जीव पुर्जों को लेकर दुनिया करेगी भी क्या। लोग तो कपड़े पहनना चाहते हैं, उन्हें यह जानने की कब इच्छा है कि मिलों के पीछे हुक्म किसका काम करता है। हम अखबारों में लेख व समाचार पढ़ना चाहते हैं, जिस चीज पर कलम उठाने को सहायक संपादक बेचैन है, उस संपादकीय को तो कोई पूछता भी नहीं। जो अपने काम को प्यार करता है वह कभी नाखुश नहीं होता, और ना उसे यही रोग सताता है कि घड़ी घड़ी मेरा अपमान हो रहा है। यदि मुझे इस फील्ड में काम करना है, मेरी रुचि है, तो कोई भी कुछ भी बोले मैं उसको पॉजिटिवली लूँ, ठीक है। तो इसीलिए अपने काम के प्रति, काम चाहे कुछ भी हो, अपने काम के प्रति प्रेम होना चाहिए। जहां तक ताकत और अधिकार का सवाल है, नेता चाहे कोई भी हो, अधिकार बराबर उसकी मेज पर विराजता है जो मेहनती और ईमानदार है। सारी दुनिया मेहनती और ईमानदार व्यक्ति की खोज में है, क्योंकि हर नेता चाहता है कि वह अपनी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी किसी ईमानदार आदमी पर डाल दे। तो ईमानदार उनकी बहुत कमी है यहाँ पे, तो थोड़े बहुत ईमानदार लोग मिलते हैं, होते हैं, तो उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां लाद दी जाती हैं, ठीक है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि जिम्मेदार व्यक्ति मिले, खुद काम करना नहीं चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि काम करना जानते भी हैं, लेकिन बताएंगे ही नहीं कि नहीं मैं काम जानता हूँ, दिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि डर लगता है कि एक बार कहीं कोई काम करके दिखा दे तो बाकी सारा काम भी उनके ऊपर लाद दिया जाए। ऐसे भी होता है, तो ये भी गलत है। भोगने का जो असली सुख है नेताओं के नहीं, मेहनती सहायकों के हाथ में है। जो भी परिश्रमी और ईमानदार है, दफ्तर के अधिकारी उसकी कुर्सी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और अब अधिकार भोगने का यह सीधा रास्ता मौजूद है, तब लोग नेता बनने के फेर में क्यों पड़ते हैं। यह भी है कि नेता कोई एक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत के जरिए बहुत से लोग अधिकार का स्वाद ले सकते हैं। यदि आप ईमानदार हो, मेहनती हो, तो आप भी नेता बन सकते हैं, उस रास्ते तक आप भी जा सकते हैं। इस प्रकार अधिकार भी विकेंद्रित होता है और संगठन की भी तत्परता बढ़ती है। तो जो अधिकार है वो भी विकेंद्रित होगा, केंद्रित, विकेंद्रित, केंद्रित एक जगह पे स्थित, विकेंद्रित सबके पास, सबको अधिकार मिले, सबको काम करने का मौका मिले। एक तस्वीर यह है कि कारखाने के मैनेजर को अपदस्थ करके कई लोग उसकी कुर्सी पर अधिकार जमाना चाहते हैं। दूसरी तस्वीर यह है कि बहुत से कार्यकर्ता घोर परिश्रम करके अधिक से अधिक अधिकारों को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। एक तरफ मैनेजर को हटा के दूसरा मैनेजर बनना चाहता है, और दूसरी तरफ कुछ लोग मेहनत करके बहुत ज्यादा कमाना चाहते हैं। अब यह चुनाव करना आसान हो जाता है कि देश की जनता और विश्व की मानवता का कल्याण किसमें है। इस तस्वीर में जिसमें छल छद्म और साजिश का बोलबाला है, या उस तस्वीर में जिसमें हर आदमी सच्चाई और परिश्रम के बल पर आदर और अधिकार पाना चाहता है। तो कहना मुश्किल है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इसमें कुछ लोग अपना मुखौटा पहनकर घूमते हैं तो बाहर दिखाई नहीं देता है, पता नहीं चलता है। नेतागिरी का लोभ एक दूसरी दृष्टि से भी मनुष्य को पतित बनाता है।
जीवन की विशाल कर्मभूमि की ओर जरा नजर दौड़ाइए। सारा संसार नेतृत्व की अभिलाषा का शिकार हो रहा है। जो व्यापार में है, मुनाफाखोरी और चोर बाजारी करके धन में सबसे आगे निकल जाना चाहते हैं, जो नौकरी में हैं, वे अपने ऊपर वाले अफसर को धकेल कर आगे आने को बेचैन हैं, और जो सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वे भी ऊपर के नेताओं को हटाकर खुद उनकी जगह ले लेना चाहते हैं। भाषण, गर्जन, तिकड़म और छद्म, झूठे वायदे और धोखे की कस्मों से सारा सार्वजनिक जीवन कोलाहल से पूर्ण है। जहां अभी देखो बस आपको यही चीजें नजर आएंगी। आजकल तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। न्यूज समाचार देखिए, आपको यहाँ पे ये हंगामा हो गया, वहाँ पे वो हंगामा, वहाँ पे चोरी हो गई, यहाँ पे डकैती, यहाँ पे इतने लोग मर गए, यहाँ पे इतने लोगों को मारा गया। बस यही सब, मतलब कोई पॉजिटिव न्यूज़ मैं भी सोचती बैठती हूँ। मैं तो वैसे ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखती हूँ, लेकिन आप पॉलिटिकल साइंस वालों को, हिस्ट्री वालों को, आप लोगों को देखना चाहिए न्यूज़, क्योंकि आप लोगों को उसमें अपडेट रहना चाहिए कि क्या हो रहा है सोसाइटी में। खैर मैं तो कभी कभार देखती हूँ तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। जहाँ देख कोई अच्छा न्यूज़ में नहीं है। हंगामा हुआ, दंगा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जब मनुष्य यह ठान लेता है कि अपने क्षेत्र में मुझे सबसे आगे बढ़ना है, तब साध्य का आकर्षण उसके भीतर प्रबल हो उठता है और साधन की महत्ता गौण हो जाती है। देखिए ये बात बहुत जरूरी है। जब मनुष्य यह ठान लेता है कि अपने क्षेत्र में मुझे सबसे आगे बढ़ना है, मुझे मेरे क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ना है, तब मुझे क्या करना है? साध्य का आकर्षण। कैसे मुझे करना है, कैसे मुझे लोगों के सामने टिकना है। मैं खुद एग्जाम्पल हूँ। अभी जो जितनी बातें मैंने बताई है, मैंने मेरे सामने जो चैलेंजेस थे उसको मैंने साध्य करके दिखाया, ना कि साधन। मेरे पास साधन नहीं थे, मेरे पास किताबें नहीं थी, मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, मेरे पास जो आप एसी नहीं था, फ्रिज नहीं था, कुछ भी बोल सकते हैं। साधन नहीं, साध्य। यदि आपको अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो आपको तय करना है कि साध्य कैसे हो सकता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी बात है। जब मनुष्य यह ठान लेता है कि अपने क्षेत्र में मुझे सबसे आगे बढ़ना है, तब साध्य का आकर्षण उसके भीतर प्रबल हो उठता है और साधन की महत्ता गौण हो जाती है। साधन की महिमा समझने वाला आदमी गलत राह से चलकर आगे आना नहीं चाहेगा और नेतृत्व का लोभ साधन की महिमा को कम करता है, इसमें संदेह नहीं। अपनी रेखा को बड़ी करने के बदले दूसरे की रेखा को छोटी छोटी बनाने का कुत्सित भाव भी नेतृत्व की आकांक्षा से जन्म लेता है, और इस कोशिश में वे सभी लोग आसानी से लग जाते हैं। अपनी योग्यता के बारे में जिनकी भावना अतिरंजित होती है, अथवा जो यह सोचकर जलते रहते हैं कि मैदान जिनके हाथ में है, असल में उन्हीं लोगों के चलते हमारी बढ़ती नहीं हो रही है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं देखिए, मतलब हम अपनी रेखा, हम अपने ज्ञान का विस्तार नहीं करते हैं, दूसरों को छोटा करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत गलत है। अपनी योग्यता के बारे में जिनकी भावना अतिरंजित होती है, अतिरंजित, कुछ ज्यादा ही अपने आप को तोप समझना, कुछ ज्यादा अक्लमंद समझना, वो भी गलत है। अथवा जो यह सोचकर अरे मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो वो कर लूंगा, ठीक है। अतिरंजित होती है, कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, ऐसे वैसे, लेकिन सब, अथवा जो यह सोचकर जलते रहते हैं कि मैदान जिनके हाथ में है, असल में उन्हीं लोगों के चलते हमारी बढ़ती नहीं हो रही है, सभी कुछ गलत है। ईमानदारी, मेहनत, सिंसियर एफर्ट्स नेवर गो अनरिवॉर्डेड। इस बात को आप मुट्ठी में बांध कर रखिए। आप मेहनत करिए, सिंसियरली करिए, आपको जो मिलना है वो मिल के रहेगा। आपको जो मिलना है कितना बड़ा लसा है। आए दिन विद्वानों, चिंतकों और नेताओं से हम सुनते ही रहते हैं कि समाज बहुत ही कुरूप हो गया है और उसके सुधार में अब विलंब नहीं किया जाना चाहिए। मगर दुनिया क्यों कुरूप है और उसे सुंदर बनाने का सही तरीका क्या है? प्रतिद्वंद्विता की भावना मनुष्य के स्वभाव में दाखिल है, क्योंकि यह हमारी जीवधारी प्रवृत्ति से निकलती है। लेकिन पशुओं के समान मनुष्य में केवल जीने की ही प्रवृत्ति नहीं होती। दिमाग का मालिक होने के कारण वह सोच भी सकता है, हृदय तथा आत्मा रखने के कारण वह अपने विचार को निर्मल भी बना सकता है। देखिए, यहाँ लेखक ये कहते हैं कि हमारे और पशुओं के बीच में अंतर है।
हाँ, मनुष्य को प्राणी कहा जाता है, लेकिन मनुष्य और प्राणियों के बीच में जो अंतर है वो विचारों की दृष्टि से हमें सोचने की क्षमता प्राप्त हुई है। हम सोच सकते हैं, सही गलत की परख कर सकते हैं। जब दोनों के बीच में इतना बड़ा अंतर है तो मनुष्य को फिर कैसे, किस प्रकार से जीना चाहिए, प्राणी से एकदम श्रेष्ठ होकर मनुष्य को जीना चाहिए। लेखक यहाँ पर इस बात पर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। आत्मा हृदय तथा आत्मा रखने के कारण वह अपने विचार को निर्मल भी बना सकता है। मतलब लेखक कहते हैं कि हमारे अंदर हृदय है, मन है, और हमें एक आत्मा की अनुभूति होती है। आत्मा हमारे अंदर स्थित है, जिसके कारण हम सोच सकते हैं, सही गलत की परख कर सकते हैं। तो हमें उसको कैसे रखना चाहिए? निर्मल। निर्मल का मतलब है स्वच्छ। ठीक है, हमेशा अपने विचारों को कैसे रखना चाहिए? स्वच्छ रखना चाहिए। क्या इसे इसका ज्ञान नहीं हो सकता कि केवल पशु प्रवृत्ति को लेकर चलने से वह मानवता से दूर और पशुता के समीप पहुंच जाएगा? तो पशु की जो प्रवृत्ति है, पशु नहीं जानता है कि उसको करना क्या है। पशु नहीं जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। क्या इस प्रकार के सोच को लेकर चलना ठीक रहेगा? इसे हर आदमी को, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। जो भी मनुष्य मानवीय आनंद में वृद्धि करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह मनुष्य में जो गुण हैं उनकी प्रशंसा में वृद्धि करे, और जहाँ भी ईर्ष्या और द्वेष की लपटें उठ रही हैं उन लपटों को नीचे लाएं। तो ईर्ष्या करना, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या का भाव रखना कहाँ तक सही है, कहाँ तक उचित है? हम मनुष्य हैं, आज नहीं तो कल हमें इस जीवन को छोड़कर जाना है। तो ऐसे में फिर ईर्ष्या करने का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए एक दूसरे के प्रति हमें प्यार दिखाना चाहिए, ना कि ईर्ष्या का भाव रखना चाहिए। व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, यह न तो अस्वाभाविक है और ना निंदनीय है। तो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, हम कोई तरक्की करना चाहते हैं, कोई गलत बात नहीं है, सही बात है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में तरक्की करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरों को नीचा दिखा के हम आगे बढ़ें। सिर्फ उसे यह देखने चलना है कि खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश में कहीं वह उन मूल्यों को तो नहीं कुचल रहा है जो एक मनुष्य के व्यक्तित्व विकास से कई गुना अधिक मूल्यवान है। तो हर हाल पर हमें यह सोचते रहना है कि कहीं मेरे कारण किसी दूसरे को तो नुकसान नहीं पहुंच रही है, मेरे कारण मैंने किसी को कुचला तो नहीं है, अपने तरक्की के रास्ते पर चलते चलते मैंने किसी को ठेस तो नहीं पहुंचाया है। तो ये सारी बातें हमें, जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, सोचते हुए हमें आगे बढ़ना है। लोगों के भीतर दिन रात नेतृत्व की आकांक्षा जगाते फिरना खतरनाक काम है, और नेता बनने की कोशिश में लगे रहने से हर आदमी नेता बन भी नहीं सकता है। तो हर आदमी तो नेता नहीं बन सकता है, लेकिन हर आदमी एक अच्छा नागरिक अवश्य बन सकता है। बात कड़वी हो या मीठी, लेकिन आदमी वहीं तक जाता है जहाँ तक जाने की उसमें मौलिक शक्ति होती है। तो हर आदमी कुछ शक्ति को लेकर यहाँ पे इस धरती पे आया है। हर आदमी के अंदर कुछ क्षमताएं होती हैं, उस क्षमता को पहचान कर यदि हम काम करेंगे तो सार्थक सिद्ध हो सकता है। ऐसा भी हुआ कि इस नियम को तोड़कर लोग नेता के पद पर जा पहुँचे हैं, लेकिन ऐसे अपवादों के नतीजे अच्छे नहीं हुए, क्योंकि या तो वे बहुत जल्दी लुढ़क कर नीचे आ गए अथवा उनका नेता बना रहना इंसानियत के लिए हानिकारक साबित हुआ है। यदि इसके विपरीत हम नेता ही बनते हैं, तब यह देखने को अक्सर मिलता है कि ऐसा कुछ जिस काम में हमारा मन नहीं लगता है, जिस काम को करने की हमारे अंदर क्षमता नहीं होती है, यदि उस काम को हम करते हैं तो उसका जो फल है वो प्राय बहुत ही कम अच्छा सिद्ध हो पाया है। समाज का असली सुधार उसमें रहने वाले व्यक्ति का सुधार है। यदि हम असली सुधार करना चाहते हैं, समाज को एक अच्छे राह पर ले जाना चाहते हैं, एक अच्छी दिशा दिखाना चाहते हैं,
तो हमें पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस समाज में रहने वाले व्यक्ति को सुधारना चाहिए, व्यक्ति के सुधार की कामना करना चाहिए। व्यक्तियों के ही बुरे या भले होने से उस समाज को बुरा या भला कहते हैं। तो हम समाज को बुरा क्यों कहते हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई समाज है जिसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है, वहाँ के लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, तो हम उस समाज को अच्छा समाज कहते हैं। लेकिन यदि कोई समाज में यदि बुरा काम हो रहा है तो उस समाज को हम क्या कहते हैं, अरे वो समाज तो एकदम बेकार है, बहुत बुरा है। ऐसा तो समाज का निर्धारण किसके आधार पर होता है, व्यक्ति के ही आधार पर, व्यक्ति के कर्मों के आधार पर ही समाज अच्छा या बुरा निर्धारित होता है। मुख्य बात यह नहीं कि हम दूसरों को सुधारने का उपदेश दें, बल्कि यह कि सुधार की जो भी बातें हमारे मन में उठती हों, पहले हम उन्हें अपने चरित्र और स्वभाव पर लागू करें। हमेशा हम क्या करते रहते हैं, दूसरों को हम एडवाइस देते हैं, है ना, दूसरों को हम सलाह देते रहते हैं, लेकिन उसे खुद अपने जीवन पर हम अमल नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी सार्थकता कहाँ पे सिद्ध होती है, जब जो आदमी जो कुछ भी कहता है उसे पहले अपने जीवन में लागू करें, उसके बाद हमें उस चीज़ को लागू करते देखकर लोग अपने आप उन राहों पर चलने के लिए अग्रसर होते हैं, आगे आते हैं। समाज की सुंदरता 2-4 नेताओं पर नहीं बल्कि लाखों लाख व्यक्तियों के सुधार पर निर्भर करती है। तो हमें सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति की भलाई का नहीं सोचना है, बल्कि समष्टि की भलाई का सोचना है, पूरे संसार की भलाई का। संसार में जितने भी लोग हैं, जिस क्षेत्र से भी हैं, मान लो गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, जैसे भी हैं, कैसे भी हैं, तो उन सभी के भलाई के हमें सोच रखना चाहिए। और नेता होता कौन है, अक्सर वह मनुष्य जो उन मूल्यों को अपने चरित्र और व्यक्तित्व में व्यावहारिक रूप देता है जिन मूल्यों की समाज को ज़रूरत होती है। सभ्यता के मूल्य में परिवर्तन करने वाले लोग पहले उन मूल्यों को स्वयं बरतते हैं, और जो ऐसा नहीं करते उन्हें समाज का हार्दिक सम्मान भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए उचित यही है कि समाज की जिन कुरीतियों से हमारी नाराज़गी है उन्हें सबसे पहले हम स्वयं छोड़ दें। तो हम तो कहते हैं ना कि अरे ये शराब ये है वो है, हम बहुत सारी चीज़ों पर अपना कमेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन कभी कभी खुद उसी चीज़ को उसी रास्ते पर हम चलने लगते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, समाज की जो कुरीतियाँ जिसे हम मानते हैं कि ये सब कुरूप हैं, कुरीतियाँ हैं, उन सभी को हमें अपने जीवन से पहले दूर करना है। उन्हें भी अपने वैयक्तिक जीवन में सबसे पहले हम ही बरतना शुरू करें। तो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए बच्चों, हर बात की शुरुआत, हर अच्छाई की शुरुआत पहले अपने से ही होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, अक्सर दूसरों को बोलते हैं, देखो उसने ऐसा, उसके कारण ऐसा हो गया, इसके कारण ऐसा हो गया, लेकिन ये सारी बातें बिल्कुल गलत हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि शुरुआत हमसे ही हो, सही काम का भी शुरुआत हमसे ही हो, बुरे काम का शुरुआत हमसे ना हो। ठीक है, मतलब शुरुआत यहीं से होती है, वो अच्छा काम हो या बुरा काम हो। दूसरों को दोष देना, दूसरों पर आरोप लगाना हम पहले बंद करें, स्वयं अपने अंतर्मन में झांक कर देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, समाज को योग्य नागरिकों की ज़रूरत है, नेताओं की नहीं। तो अंतिम पंक्ति बहुत ज़रूरी, बहुत आवश्यक पंक्ति है, ध्यान देने योग्य पंक्ति है। लेखक अंतिम पंक्ति में यह कहते हैं कि समाज को योग्य नागरिकों की ज़रूरत है, नेताओं की नहीं। यदि हर नागरिक अपने आप में एक अच्छा नेता होता है तो समाज अपने आप में बहुत, समाज में परिपक्वता देखने को मिलती है। इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत है, नागरिक की ज़रूरत है, ना ही नेता की। ठीक है बच्चों, समझ गए? चलिए, ऑल द बेस्ट।